हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आप लोगों की सहायता के लिए हमने पिछले 10 वर्षों में सभी विषयों के जितने भी पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सबका हमने एक वीडियो सीरीज बनाया है। इस पूरे वीडियो सीरीज में ये भाग 11 है और यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देखिए। इस वीडियो में हम विज्ञान के अंतर्गत जो 2022 में सेकेंड सिटिंग में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप फर्स्ट सेकेंड सिटिंग में, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें बारी-बारी से डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, यानी कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। अगर बात करें हमारे मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो हमारे मुख में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे आगे वाला जो दांत होता है जिसे हम कृंतक कहते हैं, यानी इसे काटने वाला दांत कहते हैं। उसके बाद जो होता है उसे रदनक यानी कि फाड़ने वाला दांत कहते हैं। उसके पीछे जो दांत होता है उसे अग्र चवर्णक यानी चबाने वाला कहा जाता है। और सबसे लास्ट में होता है चवर्णक यानी कि पीसने वाला दांत होता है। तो कुल मिलाकर के हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं और एक वयस्क मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है किसके लिए उत्तरदायी है। सबसे पहला है कि हृदय स्पंदन के लिए, यानी कि जो हमारा हृदय काम कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, हाँ उसमें मस्तिष्क हमारा पूरे साथ देता है। उसके बाद शारीरिक संतुलन, यह संतुलन होना चाहिए था। शारीरिक संतुलन के लिए हमारे शरीर का जो संतुलन है वो भी मस्तिष्क ही करता है। सोचने के लिए सोचते हम मस्तिष्क से ही है। तो जितने ये दिया हुआ है तीनों कारण के लिए हमारा मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, यानी जो ट्रैकिया होता है ऐसा कौन से जीव है जिसके श्वसन अंग को हम ट्रैकिया कहते हैं। तो ट्रैकिया जो होता है वो कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि जो हम भोजन करते हो हमारे शरीर में पच जाता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। वैसे तो भोजन का पचना एक अपघटन अभिक्रिया है, लेकिन भोजन से पचते जब है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का योग हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह भी एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, यानी कि जो अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जो अंडाशय विकसित होते हैं उसे फल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो जो स्त्री में लिंग गुणसूत्र मिलते हैं वो XX क्रोमोसोम यानी XX गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष में पाया जाने वाला जो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है। अगला प्रश्न है कि मृत जीवी का उदाहरण, यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ पर सूक्ष्म जीव है या जीव है जो मृत जीवी का पोषण करते हैं। मृत जीवी पोषण वह पोषण होता है जो सड़े गले या मृत जो अवशेष होता है उससे अपना भोजन करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहा जाता है। तो यहाँ पर एक जो है गोबर छत्ता जिसे आम भाषा में या लोग ज़्यादातर इसे मशरूम कहते हैं। मशरूम क्या है कि मृत जीवी पोषण है, क्योंकि वह सड़े गले चीज़ों से ही उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, यानी जो गार्ड कोशिका होता है उसमें कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गार्ड कोशिका के जो भीतरी भित्ति होती है वो मोटी होती है और गार्ड कोशिका पाया जाता है पत्तियों में, यानी कि जो पत्तियों के जो रंध्र जो होता है तो रंध्र को खोलना और बंद होना ये गार्ड कोशिका ही नियंत्रित करता है। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, यानी ऐसा कौन सा अधातु है। वैसे अधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा
अधातु है जो विद्युत का क्या करता है, सुचालक करता है। इससे ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग हम पेंसिल के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है कि बैटरी का अम्ल, बैटरी का अम्ल, जो बैटरी होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बैटरी में रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका हो जाएगा सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक है, यानी कि यहाँ पर जो सूत्र दिया गया है इसमें कौन सा आयोडीन युक्त नमक का सूत्र है, तो सोडियम क्लोराइड में जब हम पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे तो एक आयोडीन युक्त नमक का तैयार करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl+Ki। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, तो यानी कि इसका होता है कैल्शियम अर्धहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी। अगला प्रश्न है कि लौंग तेल किस प्रकार के सूचक है। जो लौंग का तेल होता है वो किस प्रकार के सूचक है, तो लौंग का तेल एक गंधीय सूचक है। एक प्रकार से यह प्राकृतिक सूचक भी है क्योंकि यह प्राकृतिक में उपलब्ध है। जो नेत्रहीन बालक होते हैं उसके लिए इस सूचक का उपयोग किया जाता है। जिसके पास नेत्र है यानी दृष्टि जो देख सकता है वो तो लिटमस पत्र को देख करके रंग अलग अलग करके पता कर सकता है कि कौन क्षारक है और कौन लवण है, क्षारक है कौन अम्ल है। लेकिन जो अंधे विद्यार्थी है जिसका आँख नहीं है वो तो देख नहीं सकता, तो उसके लिए गंधीय सूचक बनाया गया है। उसके गंध द्वारा पहचानता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, यानी जो घर में जो हम लोग खाना बनाने के लिए जिस गैस का उपयोग करते हैं वो किसका अवयव है, तो उसका है ब्यूटेन गैस होता है सिलेंडर में भरा हुआ। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि C16 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है, तो C16 की आकृति एक फुटबॉल के समान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लेटेक्स के सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स जो होता है वो पीले कनेर में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यानी कि मानव के मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2% होता है। अगला प्रश्न है कि भ्रूण का विकास होता है, यानी जो भ्रूण होता है उसका विकास कहाँ होता है, तो इसका विकास होता है गर्भाशय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में उसे नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखती है, उसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक है, यानी जो लेंस की क्षमता को मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। जब कोई यंत्र या विद्युत उपकरण 1000 वाट की है और लगातार 1 घंटा तक वो चलते हैं विद्युत पर, तो उसके द्वारा खपत की गई ऊर्जा को कहा जाता है 1 किलोवाट घंटा।
वो कितने जूल के बराबर होता है? तो वह होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का चाल सबसे कम किस में होता है? तो प्रकाश की चाल का सबसे कम होता है, यानी सबसे धीमा अगर प्रकाश चाल चलता है किस में? ठोस में। यहाँ पर ठोस है कौन सा? कांच है, एक ठोस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि सबसे स्पीड जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में होती है, उससे थोड़ा धीमा वायु में होता है, उससे थोड़ा धीमा द्रव में होता है और सबसे धीमा ठोस में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी कि यहाँ पर जो लेंस दिया गया है किसका फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक मानी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु है, यहाँ पर अधातु पूछ रहा है, ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वह अधातु है ब्रोमीन। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन पारा भी दिया हुआ है। पारा एक धातु है, यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अगर धातु पूछे तो पारा होगा, लेकिन जब अधातु पूछे तो वह ब्रोमीन होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? यानी कि एकल विस्थापन कहने का अर्थ होता है, सबसे पहले जान लो कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। जब अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु कम अभिक्रियाशील वाले धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या करता है, जो कम अभिक्रियाशील वाले धातु होते हैं उसे उसके स्थान को क्या करता है, विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, यानी उसको जगह पर हटा करके वह स्वयं आ जाता है। यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली जो धातु होता है कम शक्तिशाली वाले धातु को अलग करके उसके स्थान पर आ जाता है, उसे कहा जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा है, मैग्नीशियम है और कॉपर है। तो मैग्नीशियम कॉपर में सबसे अधिक अभिक्रियाशील मैग्नीशियम होगा, तो ये कॉपर इससे अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ पर Ag है और Cu है, तो Ag और Cu में सबसे अभिक्रियाशील यहाँ पर क्या है, कॉपर है, तो इसको अलग कर देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इससे कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है किससे? Ag से। तो इसको यहाँ से Ag को हटा करके कॉपर इसके स्थान पर आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तथा कुल वर्गों की संख्या की बात करें तो वह है 18। अगला प्रश्न है कि पेंटेन C2H5 में कितने संरचना समावयवी संभव है? संरचना समावयवी का अर्थ होता है कि संरचना सूत्र एक होगा, अणुसूत्र एक होगा लेकिन संरचना अलग अलग होंगे, उसे क्या कहा जाता है? समावयव कहा जाता है। अगर पेंटेन की संरचना बनाएंगे तो कुल 3 प्रकार की संरचनाएं बनेंगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी दही में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहा जाता है? तो दूध से बने जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं वो लैक्टिक अम्ल होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं? यानी ऐसा कौन सा धातु है जिसे रखने के लिए किरोसिन का उपयोग किया जाता है, किरोसिन में डुबा करके ही रखा जाता है? तो उस धातु का नाम है सोडियम। सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, जैसे ही वायु के संपर्क में आता है वो अभिक्रिया करना शुरू हो जाता है और यह पानी के साथ बहुत ही अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, बहुत ही क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, यानी ऊष्मा बहुत सारे ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इससे बचने के लिए सोडियम को हमेशा किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि Al4C3 के जल अपघटन निम्नांकित में से कौन बनाता है? जब Al4 और C3 के जल अपघटन करवाइएगा तो इसमें से निकलता है एक गैस जिसका नाम है अल्काइन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वह धातु जो
सिर्फ अम्लराज में घुलता है, यानी कि अम्ल में घुलने वाले जो धातु होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है Au यानी कि सोना। सोना एक ऐसा धातु है जो अम्लराज यानी अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहा जाता है, इसमें आसानी से घुल जाता है। अगला प्रश्न ईंधन है, यानी कि यहाँ पर कौन ईंधन है। CNG एक ईंधन है जो गाड़ियों को चलाने में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। LPG जो हमारे घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है। और लकड़ी तो ईंधन का हमेशा से रूप रहा ही है। तो यहाँ पर इस सभी क्या है, ईंधन का रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, यानी कि यहाँ पर कौन सा ईंधन जो है जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होता है जो जीवों के अवशेष से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे पेट्रोलियम क्या जीवों का अवशेष है। जब डायनासोर जैसे विशाल जानवर मरा और धरती के अंदर में दब गया तो बहुत करोड़ों वर्षों के बाद वह एक क्या हो गया, तेल का रूप ले लिया। तो ये पेट्रोलियम क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला भी बड़े बड़े वनस्पतियों का ही क्या है, धरती में दबने के कारण कोयला का रूपांतरित रूप है। तो ये भी क्या है, जीवों का एक अवशेष है। तो ए और बी दोनों क्या है, ये जीवाश्म ईंधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, यानी जब अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होती है, वो अम्लीय प्रकार का होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, यानी कि एथेन का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है, C2H6 होता है। जबकि इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है। तो एथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कुल बंधनों की संख्या 7 होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, यानी जो किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसे डॉक्टर ने उसे प्लास्टर कर देते हैं। तो प्लास्टर करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ जिसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, यानी कि ऐसा कौन सा pH मान है जिसका अधिक अम्लीय होगा। तो जिस विलयन का pH मान जितना कम होगा वो अधिक अम्लीय होगा। तो इसका यहाँ पर सबसे कम अम्ल कौन से pH मान क्या है, 1 है। तो सबसे अधिक अम्लीय होगा 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है। तो एथाइन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच कुल 3 बंधन होते हैं, यानी अल्केन ग्रुप के जितने भी तत्व होगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होते हैं। अल्कीन ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध होते हैं। जबकि अल्कान ग्रुप के जितने भी कार्बन तत्व होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होते हैं। अगला प्रश्न है कि क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, यानी जो क्यूपराइट है वो किस धातु का अयस्क है। अयस्क वह होता है जिसे साफ करके धातु बनाया जाता है, यानी शुद्धिकरण करके धातु निर्माण की जाती है। तो ये क्यूपराइट जो है वो जिंक का कॉपर का क्या है, वो धातु अयस्क है। यानी क्यूपराइट को साफ करके कॉपर का निर्माण यानी तांबे का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, यानी हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक किसी गैस की मात्रा है तो वो है नाइट्रोजन, वो कुल 78% है। और उसके बाद है ऑक्सीजन जो लगभग 22% है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा की मुख्य स्रोत कहाँ से, यानी ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ से आता है, तो वह है सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, यानी यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था।
तो ये पुस्तक लिखा गया था डार्विन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ओजोन में अणु के ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कि जो ओजोन परत है, सबसे पहले बता दूं कि ओजोन परत 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो इसीलिए वो इसका जो सूत्र होता है O3 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन के कुल 3 परमाणु हैं। अगर ओजोन परत के बारे में बात करें तो यह ओजोन परत है क्षोभ मंडल में समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल के निचली सतह पर पाया जाता है और क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पर। और यह हमारे पृथ्वी को सूर्य से आने वाली परावैंगनी जो विकिरण है उससे रक्षा करता है। लेकिन यह क्या है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की जो गैस होता है जिसे CFC कहता है, इसके द्वारा यह नष्ट हो रहा है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वह रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला गैस होता है। तो हमें अगर ओजोन परत को बचाना है तो हमें CFC पर कंट्रोल करना होगा। तो इसका और जो परावैंगनिक किरण होता है वो अगर पृथ्वी पर पहुंचता है तो स्किन कैंसर जैसे बीमारियों का क्या करेगा, बनाएगा। तो इसका तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे ओजोन में, तो कुल 3 परमाणु होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, यानी पौधा में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो पौधा में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों पर होता है और पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के उपस्थिति में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है कि परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका जिसे अंग्रेजी में हम अपेंडिक्स कहते हैं। और अपेंडिक्स जो होता है आहार नाल में जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की शुरू में ही परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहार नाल। अगला प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर हमेशा कौन रहता है। जो खाद्य श्रृंखला रहता है इसमें प्रथम पोषी स्तर को कहा जाता है उत्पाद, यानी सबसे पहले उत्पाद होता है जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं प्रथम। उसके बाद जो होता है दूसरे पोषी स्तर में होता है शाकाहारी, यानी केवल जो पेड़ पौधे के उत्पाद खाते हैं उसे कहा जाता है शाकाहारी। उसके बाद होता है मांसाहारी, सर्वाहारी होता है। उसके बाद क्या होता है, मांसाहारी। तो तीसरे स्तर में पाया जाता है मांसाहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। यानी जैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक में पुनः मिल जाए, यानी जो छोटे छोटे प्राकृतिक में बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसके द्वारा पुनः से उस पदार्थ को फिर से प्राकृतिक में मिला दिया जाता है, उसे कहा जाता है जैव निम्नीकरण। तो यहाँ पर है घास, घास पुनः सरगल के मिट्टी में मिल जाएगा। पुष्प जो होता है, फूल जो होता है वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। चमड़ा भी मिट्टी में मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पर घास लकड़ी, लेकिन प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलता। यहाँ पर स्टील है, स्टील मिट्टी में नहीं मिलता। यहाँ पर शीशा है, शीशा मिट्टी में नहीं मिलता। तो बी सी डी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है। यानी टिंचर आयोडीन अगर बनाना है तो हम आयोडीन को किस घोल में घोलेंगे, तो उसको घोल लेंगे हम इथाइल अल्कोहल के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिल अल्कोहल। अगला प्रश्न है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल की प्रकृति क्या होती है। जो डालडा होता है, डालडा कहा जाता है डालडा जो वनस्पतियों का तेल है, यानी वनस्पति से निकाला हुआ एक प्रकार के घी है, इसे वनस्पति घी भी कहा जाता है। तो जितने प्रकार के वनस्पति तेल होते हैं उसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन जंतु में जो वसा होते हैं, जंतु वसा जैसे गाय और भैंस का जो घी होता है उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगला प्रश्न है प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है। प्रोपेनॉन यानी कि कीटोन ग्रुप के जो भी तत्व होंगे उसके आगे में क्या लग जाता है, नॉन लग जाता है। तो यानी इसका मूल क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कीटोन का सूत्र होता है CO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एथिलीन, एथिलीन क्या है। एथिलीन पैराफिन है, एफिलीन है, एल्केन है या अल्काइन है। तो एथिलीन को हम इसका दूसरा नाम एफिलीन भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? यानी कि यहाँ पर जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? अभी कुछ देर पहले भी बताए थे कि जो जीवों के अवशेष होते हैं उससे प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो बायोगैस एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है, सॉरी बायोगैस क्या जीवाश्म ईंधन है। बायोगैस यानी कि जीवों के अवशेष से नहीं, जीवों के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ उससे निर्मित होता है। जैसे बायोगैस बनाया जाएगा गोबर से, तो गोबर क्या जीवों के अवशेष नहीं है, यह उत्सर्जित पदार्थ है, जीवों से उत्सर्जित पदार्थ है, तो ये हो जाएगा बायोगैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं बहुउद्देशीय परियोजना इसे कहा जाता है। यानी बांध एक रहता है, ऐसा उद्देश्य बहुत अधिक होता है, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे बिजली निर्माण करना, मत्स्य पालन करना, उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, तो बहुत सारे बिजली उत्पादन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी कारणों से बांध का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? यानी यहाँ पर कुछ तत्वों का नाम दिए गए हैं, ऐसा कौन सा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं कर सकता? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की सबसे अधिक संख्या यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सिलिकॉन की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक कितना है? 220 वोल्ट है तथा 100 वाट है। तो इसमें से 110 वाट पर प्रचलित करने पर इसके द्वारा विद्युत शक्ति, यानी विद्युत शक्ति हमें ज्ञात करनी है। तो हम सभी जानते हैं विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? विद्युत शक्ति दिया गया है 100 वाट, विभवांतर यहाँ पर दिया गया 220 वोल्ट। अगर विद्युत बल्ब का अगर सबसे पहले निकालते हैं प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V²/P। तो यहाँ पर P एक शक्ति है, P क्या है? शक्ति है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हमने वैल्यू दिया V का वैल्यू दिया कितना? 220 वोल्ट, और इसको जब शक्ति कितना है यहाँ पर P बराबर कितना? 100 वाट। 100 वाट दिया तो इस काट कूट के हमें आया, इसका प्रतिरोध कितना आया? 484 ओम। जब इसे हम दूसरे सूत्र में बैठाएंगे, यानी कि 110 वोल्ट पर प्रचलित होने पर विद्युत धारा की उपयुक्त शक्ति P बराबर कितना होता है? V²/R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V का मान कितना दिया गया है? यहाँ पर 110 दिया गया है। 110 पर अगर काम करेंगे तो 110 का स्क्वायर बटे 484 है। जब इसे हम कट करेंगे तो आएगा कुल आंसर इसका 25 वाट। तो जब इस बल्ब को 110 वाट पर जलाएंगे तो कितना आएगा? 25 वाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? यानी कि कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट, यानी कि कोई तार धारावाही जिससे होकर विद्युत धारा जा रही है, तो विद्युत धारा जैसे ही किसी तार से होकर या किसी चालक से होकर गुजरती है तो एक सर्पिल आकार के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोधकता, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं जब एक से अधिक प्रतिरोधों को क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो उस स्थिति में सभी में विद्युत धारा का मान समान रहता है, विद्युत धारा पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है कि अनवीकरणीय ऊर्जा, यानी यहाँ पर कौन ऊर्जा अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय ऊर्जा उसे कहा जाता है जिसे समाप्त हो जाने के बाद इसके निर्माण में, पुनः निर्माण में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है, उसे कहा जाता है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो यहाँ पर कौन सा है? कोयला, यानी कोयला एक बार समाप्त हो जाएगा तो इसे बनने में करोड़ों साल लगेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाद बाकी सभी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहा जाता है जिसे समाप्त होने के पश्चात तुरंत उसका निर्माण हो जाए, कुछ ही वर्षों में निर्माण हो जाए या कुछ ही पलों में निर्माण हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? नवीकरणीय ऊर्जा।
अगला प्रश्न है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर त्रिज्या आपतित प्रकाश के कैसा व्यवहार करेगा। यानी कि कोई गोलीय पारदर्शी कवच है, ठीक है, तो इसका एक उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। इसका यानी बाहरी सतह जो होगा वह उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि अनवीकरणीय स्रोत पूछ रहा है। तो अनवीकरणीय स्रोत अभी बताए हैं, उसे कहा जाता है जिस को समाप्त होने की क्या है संभावना है, और समाप्त हो जाने के बाद वह उसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोयला और पेट्रोलियम क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन वह है, यानी कि सबसे अच्छा ऊर्जा किसे माना गया है। तो सबसे अच्छा ऊर्जा उसे माना गया जो सरलता से और सुलभ हो सके, बिल्कुल, जो आसानी से मिल सके और सस्ता भी हो, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, यानी कि उसका कार्य करने का दर भी अच्छा हो, सही बात है, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, ये भी अच्छा, यानी कि उसे आसानी से रख भी सकते हैं, कहीं ले आना भी आसान हो, ये सभी गुण जिसमें रहेगा उसे उत्तम ऊर्जा का स्रोत कहा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी रासायनिक दूत कहा जाता है किसे। तो रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पर पौधे से निकलने वाले पदार्थ क्या है, रेजिन है, गोंद है, टैनिन है, ये सभी के सभी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक है, जिससे जो बटा है दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले में, कुल 4 भागों में बटा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 चैम्बर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा हेरेट्रोक्राइन ग्रंथि है। हेरेट्रोक्राइन ग्रंथि किसे कहते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। ग्रंथि होते हैं 2 प्रकार के मुख्यतः, एक होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं जो आंतरिक रूप से हार्मोन रिलीज करते हैं, जो बहिःस्रावी होते हैं बाहरी रूप में हार्मोन रिलीज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रंथि होते हैं जो आंतरिक और बाहरी दोनों रिलीज करते हैं, उसे कहा जाता है हेरेट्रोक्राइन ग्रंथि। तो यहाँ पर जो वृषण है एक प्रकार के हेरेट्रोक्राइन ग्रंथि का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी जो पौधा होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान उसके रंध्र के द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है, यानी यहाँ पर कुछ हार्मोन के नाम दिए गए हैं, इन हार्मोन में केवल पुरुष में पाए जाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है। तो है टेस्टोस्टेरोन, केवल यह पुरुष में पाया जाता है। और एस्ट्रोजन जो होता है वो महिलाओं में केवल पाया जाता है, लेकिन बाद बाकी इंसुलिन और एड्रेनलिन ये दोनों में समान रूप से पाया जाता है। तो पुरुष में पाया जाने वाला है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है, यानी किण्वन की क्रिया किस में होता है। तो किण्वन की क्रिया इष्ट में होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में यानी दिन में होता है। लेकिन अगर बात करें जो पौधा अपना भोजन कब बनाता है, तो पौधा अपना भोजन दिन और रात दोनों में मिलकर बनाते हैं। जो पौधे होते हैं मरुद्भिद, यानी कि क्या कहते हैं उसे, रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अर्ध भोजन निर्माण करते हैं, यानी कि भोजन का आधा भाग निर्माण करता है, पूर्ण रूप से नहीं करता, लेकिन उसे सूर्योदय के बाद सूर्य का प्रकाश संश्लेषण करके उसे पूर्ण भोजन का क्या करता है, बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, लेकिन भोजन दिन रात दोनों में बना सकता है पौधे।
अगला प्रश्न है लेंस के आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। यानी आवर्धन का अर्थ होता है कि किसी लेंस के द्वारा या किसी दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है उसका आकार बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ बड़ा छोटा होता है, यहाँ पर कोई इसका SI मात्रक नहीं होता, इसीलिए यह मात्रक विहीन कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का कैसा प्रतीत होता है। यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसे आकाश कैसा दिखता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। काला क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रकाश नीले रंग का दिखता है, किसके कारण? वायुमंडल के कारण। इन वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन होने के कारण हमें आकाश नीला दिखता है, जबकि अंतरिक्ष में वायु है नहीं, इस कारण से प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता है और उसे आकाश काला दिखता है। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। जो गोलीय दर्पण होता है उसके वृत्ताकार सीमा रेखा को कहा जाता है दर्पण का द्वारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। यानी कि दूर स्थित जो भी वस्तु उसका सदैव सीधा होता है। उत्तल दर्पण में भी ऐसा होता है। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु को सीधा प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण भी हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाए या तो समतल या तो उत्तल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यानी अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण है एक ऐसा दर्पण है जो हमेशा किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। यानी जो प्रकाश होते हैं उसका प्राथमिक वर्ण कुल 3 प्रकार के होते हैं, नीला, हरा और लाल। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक रंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी तीनों रंगों को मिल करके कई सारे रंगों का निर्माण किया गया है, जिस कारण से इसे प्राथमिक रंग कहा गया है। और आज के अंतिम प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है। यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाशीय वायुमंडलीय क्या अपवर्तन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और अच्छा पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए। आज यदि नए चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पढ़ने में बहुत ही सहायता करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।